हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स चैनल में मैं फिर से आर.के. शर्मा आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ आज कूलम्ब्स लॉ को लेकर। लेकिन कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को कुछ दिखाना चाहेंगे। आप लोग देख लीजिए, यह पहला बुक आप लोगों के सामने है, दिख रहा है, बहुत ही अच्छा बुक है। अंदर में पेज देखेंगे, एकदम साफ साफ पेज है, सजा हुआ है, कहीं फटा हुआ नहीं है। ऊपर से कवर भी लगा हुआ है, देखने में बहुत ही सुंदर किताब लग रहा है, आकर्षक लग रहा है। चलिए एक किताब इसको देखा आपने, दूसरा किताब आप इसको देखिए, बीच से थोड़ा फटा हुआ है, कवर भी नहीं लगा हुआ है और बहुत पुराना सा बुक लग रहा है, बहुत ही पुराना है। चलिए दूसरा बुक आपने देखा, जो देखने में थोड़ा सा दुर्गंध भी करता है, धूल भी निकल रहा है इसमें से। चलिए हम उसको रख देते हैं। तो आप लोगों ने अभी दो बुक देखा। पहला बुक देखने में काफी आकर्षक था, उसका आवरण बहुत ही अच्छा लग रहा था और एकदम नया था, पृष्ठ एकदम नया जैसा लग रहा था। दूसरा बुक जो आपने देखा एकदम पुराना था, फटा हुआ था, गंध आ रही थी उसमें। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? तो आपको यह बताना है कि इन दोनों बुक में से आपके लिए कौन ऐसा बुक है जो सर्वोत्तम है, जिसमें किसी प्रकार का कोई एरर नहीं हो, जिसमें जो भाषा का यूज किया गया हो वह आपके लिए एकदम सटीक हो, उसका भाषा आपको पूरी समझ में आए, उसमें जो क्वेश्चन डाला गया हो वह आपके कैटेगरी का क्वेश्चन हो। अगर क्वेश्चन का आंसर दिया गया हो तो एकदम सही आंसर हो, मतलब एरर उसमें एकदम नहीं हो। अब इस क्वेश्चन को सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी पगला गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर जी पगलाए नहीं है, हम भी यह समझ रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आप यही ना सोच रहे हैं कि किताब को दूर से देख के, उसके आवरण को देख के, उसको ऊपर से देख के हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा किताब मेरे लिए उत्कृष्ट है। अगर आपको किसी किताब के बारे में सही जानकारी लेना होगा तो उसके लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा, उसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तब आपको किसी भी किताब का सही जानकारी होगा। अब जरा सोचिए कि किताब के लिए आप इतना मगजमारी करते हैं, तो किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए, जब किसी व्यक्ति का पहचान करना हो, किसी व्यक्ति के बारे में बताना हो कि वह व्यक्ति अच्छा है या खराब है, उसके गुणवत्ता को आपको परखना हो, तो उस टाइम कहाँ रहते हैं? उस टाइम तो आप व्यक्ति को ऊपर से देखते हैं कि हाँ उसका रूप अच्छा है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बड़ा नया नया कपड़ा पहने हुए हैं, एकदम स्टाइलिश कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर एकदम चकाचक है, गोरा है, सुंदर है, इस सब चीज को देखते हैं। तो यहीं पर आप मात खा जाते हैं। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जिस तरह आप किताब का परख करने के लिए इतना सारा चीज को खोजते हैं, उसी तरह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के पहचान के लिए भी आपको समय देना पड़ेगा, उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा, उस व्यक्ति को परखना पड़ेगा, उस व्यक्ति के बारे में जानकारी इधर उधर से अर्जित करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इतना किए बिना ऊपर के उसके स्वभाव को देखकर, ऊपर के उसके कपड़ों को देखकर, ऊपर के उसके आवरण को देखकर अगर आप बता देते हैं कि वह अच्छा है, इसका मतलब आपका परख सही नहीं है। यहीं पर हम लोग धोखा खा जाते हैं। और यही कहानी आपके साथ होता है, हर तरफ होता है। प्रेम में भी यही होता है, अपने टीचर के सिलेक्शन में भी यही होता है। अगर आपको किसी कॉलेज का चुनाव करना है कि कहाँ हमको एडमिशन लेना है, उसमें भी यही होता है। तो चारों तरफ जहां कहीं जीवन के अहम वर्क को आपको करना है, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पहले उसको समझिए, उसके बारे में जानकारी अर्जित करिए, उसको देखिए, उसके लिए समय व्यतीत कीजिए, कुछ समय वहां पर बिताइए, उसके बाद किसी का सही या गलत का फर्क होता है। अब कूलम्ब्स लॉ को समझते हैं। कूलम्ब का नियम चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब के द्वारा 1785 ईस्वी में दिया गया था। लेकिन यह जो कूलम्ब्स लॉ है, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो 11th में पढ़े थे, उसी से इंस्पायर्ड है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा था कि अगर दो मास लेते हैं, दो वस्तु लेते हैं, दोनों में मास होना चाहिए। तो दो मास अगर लेते हैं तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दोनों के बीच में आकर्षण होता है।
और आकर्षण बल जो होता है वह दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों के बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम चीज कूलम्ब ने खोजा दो चार्ज के लिए और दो पोल्स के लिए। यानी कूलम्ब ने जो नियम दिया है, कूलम्ब का नियम दो तरह का है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए और दूसरा है मैग्नेटिज्म के लिए। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कूलम्ब का नियम होगा वह दो चार्ज के लिए होगा। यानी दो चार्ज जो है उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो कि आप लोग पीछे चार्ज में पढ़ चुके हैं कि दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है या रिपल्सिव फोर्स भी होगा, चाहे जो फोर्स हो उसको फोर्स को माना गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वह दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि according to this law the electrostatic force between two charges is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of distance between them। यानी कूलम्ब लॉ के नियम में यही समझाया गया है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को फिगर से समझिए। फिगर में हम क्या करते हैं, तो मान लेते हैं दो चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पर मान लिए Q1 और दूसरा चार्ज यहाँ पर मान लिए Q2। दो चार्ज मान लिए। दोनों चार्ज जो है अगर दोनों का नेचर सेम होगा, मतलब लाइक चार्ज होगा, तो दोनों में रिपल्सन होगा। दोनों अगर अनलाइक चार्ज होगा तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। वह अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो हमको उससे मतलब नहीं, हमको मतलब है किससे, तो फोर्स से। तो दोनों चार्ज के बीच में जो है वो फोर्स लगेगा, चाहे वह अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो। दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसके बारे में कूलम्ब ने खोजा कि यह दोनों के बीच जो फोर्स होता है वह दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को अगर हम मान लें r, तो यह जो डिस्टेंस r है तो r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दो चार्ज के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वह दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी बात को कूलम्ब ने कहा था, जिसको कहा गया कूलम्ब्स लॉ, और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए इसलिए इसको कहा जाता है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाना पड़ता है। कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर लगा देते हैं K। इस तरह फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है K Q1 Q2 by R स्क्वायर। यानी दो चार्ज के बीच अगर आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला कूलम्ब ने निकाला था F इक्वल्स K Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब इसमें K क्या है, तो यहाँ पर K क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। यहाँ K जो है यह इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K क्या है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत नियता। K होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और चूंकि इस K को कूलम्ब ने खोजा था इसलिए इसका एक और नाम होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट। इसी K को बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। यानी कूलम्ब्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट दोनों सेम चीज होता है। हिंदी में इसको बोल देंगे कूलम्ब नियता। अब आप पीछे में पढ़ चुके हैं कि जहां कहीं कोई कांस्टेंट लगता है उसका कोई ना कुछ वैल्यू होता है और जो वैल्यू होता है वह वैल्यू कहां से निकलता है, तो एक्सपेरिमेंट से निकलता है। यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ में इस K का यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का जो वैल्यू निकाला गया है वह वैल्यू निकाला गया है 9 × 10⁹ और इसका यूनिट आगे हम निकालेंगे भी। इसका यूनिट निकलता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो यह ऐसा सिस्टम है K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। सीजीएस में इसका वैल्यू आएगा 1, जो कि कन्वर्ट करना सीखिएगा तब जानिएगा। तो K जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹। इस K का एक फॉर्मूला भी होता है। इस K का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0। K के बदले आप 1/4πε0 भी लिख सकते हैं और अगर हम K के बदले 1/4πε0 लिख सकते हैं तो इसके आधार पर फोर्स का एक और फॉर्मूला बन सकता है 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 by R स्क्वायर। यानी जो फोर्स का फॉर्मूला था F इक्वल्स K Q1 Q2 by R स्क्वायर, इस K के जगह हम भर दिए 1/4πε0। अब अगर इस फॉर्मूला में देखेंगे तो इस फॉर्मूला में 1/4πε0 या पूरा किसके जगह है, तो K के जगह है। और जब K के जगह है तो इस 1/4πε0 का भी वैल्यू भरना होगा, तो कितना भरेंगे, तो 9 × 10⁹। अब इसमें एक और नया चीज आ गया, कौन सा, तो इप्सिलॉन। ये इप्सिलॉन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो यहाँ पर जो यह इप्सिलॉन आपने देखा, इसमें से इप्सिलॉन जो होता है वह परमिटिविटी होता है, यानी विद्युतशीलता होता है। और अगर किसी में नॉट लग गया है, मतलब 0 लग गया है, तो वह होता है वैक्यूम के लिए। मतलब इप्सिलॉन नॉट जो होगा वह परमिटिविटी होगा वैक्यूम का। दैट मीन्स
हम लोग लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो यह है परमिटिविटी, और यह परमिटिविटी किसका है, तो वैक्यूम का है, वैक्यूम का परमिटिविटी। हिंदी हो जाता है इसका निर्वात की विद्युतशीलता। अब यहाँ पर इस एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे k का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, उसी तरह एप्सिलॉन नॉट का भी इसमें फार्मूला, इस फार्मूला का वैल्यू इतना हो गया, इसमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अलग से हम निकाल सकते हैं। तो इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालिएगा तो आता है 8.85 × 10⁻², और इसका जो यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के यूनिट का ठीक उल्टा होता है। उसको उल्टा कीजिएगा तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह कूलम्स लॉ में आपने फोर्स का दो फार्मूला पढ़ा। पहला फार्मूला F = k/Q1Q2/r², और दूसरा फार्मूला आ गया F = 1/4πε0Q1Q2/r²। लेकिन दोनों फार्मूला सेम है। अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना होगा दो चार्ज से रिलेटेड, दोनों में से किसी भी फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं। अगर k लेके चलेंगे तो k का वैल्यू भरेंगे 9 × 10⁹, और अगर 1/4πε0 लेके चलेंगे तो इस पूरे का वैल्यू भरेंगे 9 × 10⁹। तो इस तरह दोनों फार्मूला से आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अब इसमें एक चीज देखिएगा, तो k का यूनिट अभी हम भरे थे, k का यूनिट भरे थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वह कहां से आया, उसका डायमेंशन क्या होता है, इस चीज को निकालना है। उसके साथ साथ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यूनिट हम आपको बताए थे कि हाँ k का ठीक उल्टा होता है, वो कहां से है उसको निकालना है। तो चलते हैं, अगला टॉपिक हम लोग का है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ k। k मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट। अगर हम इसका यूनिट और डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो याद कीजिए, आप लोग को चार्ज में समझाए थे कि चार्ज का यूनिट होता है कूलम। इससे पहले एक ही टॉपिक पढ़े हैं चार्ज, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो कूलम। 11th में आप लोग पढ़े होंगे फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन। उसके बाद डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो मीटर। तो यह कुछ ऐसा यूनिट होता है जो कि आपको याद रहना चाहिए। और अगर आपको पीछे वाला यूनिट याद है और पीछे वाला डायमेंशन याद है, तो हम आपको पहला दिन चार्ज में ही बताए थे कि चार्ज का शुरुआत हो रहा है अभी से। अगर आप यूनिट और डायमेंशन को याद करते चलते हैं तो आगे सबका यूनिट और डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर चेक कीजिए आपसे निकलता है कि नहीं निकलता है। अगर हमें k का यूनिट निकालना है तो उसके लिए इस फॉर्मूला में से पहले k को अलग करेंगे, और अलग करने के बाद k का जो फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूला में राइट साइड में जो होगा सबका यूनिट भर देंगे तो k का यूनिट निकल जाएगा। उसी तरह सबका डायमेंशन भर देंगे तो k का डायमेंशन निकल जाएगा। तो यूनिट निकालने के लिए पहले फॉर्मूला को निकाल देते हैं। फॉर्मूला आपका दिया हुआ है F = k/Q1Q2/r²। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो F × r² हो जाएगा k/Q1Q2। अगर k को यहाँ छोड़ देंगे तो Q1Q2 नीचे चला जाएगा, यानी k इक्वल्स हो जाएगा F r²/Q1Q2। तो k का यह फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का। इस फॉर्मूला में अगर हम यूनिट भरते हैं इस सब का, तो वही यूनिट किसका हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का यूनिट भरते हैं। अगर हम इसका ऐसा यूनिट भरते हैं तो पहले यूनिट किसका भरना पड़ेगा, तो फोर्स का। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। r डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। नीचे में चलते हैं, Q1 चार्ज है, पहला चार्ज, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम। और Q2 क्या है, तो दूसरा चार्ज है, दूसरा चार्ज है, इसलिए इसका भी यूनिट होगा कूलम। कोई चार्ज हो, पहला दूसरा चार्ज ही ना है, उसका यूनिट क्या होगा, तो कूलम। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है, कूलम और कूलम स्क्वायर नीचे होगा, ऊपर जाएगा तो कूलम का पावर बन जाएगा -2। तो इस तरह यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट k होता है इसका यूनिट निकलता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसी तरह अगर हम इसका डायमेंशन निकालना चाहें तो डायमेंशन में पहले किसका डायमेंशन भरेंगे, तो फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन आप लोगों को याद है, तो याद कीजिए कितना होता है, तो mlt -2। r डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन होता है l, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। फिर चार्ज का डायमेंशन आप लोग को बताए थे कि at भी होता है, it भी होता है, कुछ भी आप भर सकते हैं। अगर हम at भर के चलते हैं तो पहला चार्ज का at, दूसरा चार्ज का भी हो जाएगा at। सोल्व करेंगे तो ऊपर में m अकेले है, m रहने देते हैं। l को देखिएगा तो 1 और 2 3, तो l का पावर हो जाएगा 3, t का पावर यहाँ 2 है माइनस में, और नीचे में t और t स्क्वायर है प्लस में। नीचे वाला ऊपर जाएगा तो फिर -2 हो जाएगा, -2 पहले से है, यानी t का पावर हो जाएगा -4। a और a दोनों नीचे है, दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो a का पावर हो जाएगा -2। तो इस तरह k का यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन निकाल लिए। वैल्यू इसका कहां से निकलता है, तो पहले ही बता दिए हैं कि कोई भी कांस्टेंट अगर है तो उसका वैल्यू कहां से निकलता है, तो एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट से इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यह एसआई सिस्टम में होता है। थोड़ा देर पहले आप लोगों को बोले थे कि सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू हो जाता है 1।
यानी इसको जब आप कन्वर्ट कीजिएगा सीजीएस में कन्वर्ट करने का मतलब न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे डाइन में, मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में और कूलम को कन्वर्ट करेंगे ईएसयू में। तो उस स्थिति में टोटल कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1, यानी सीजीएस सिस्टम में इसका वैल्यू हो जाता है 1। न्यूटन के बदले लिखेंगे डाइन, मीटर के बदले सेंटीमीटर और कूलम के बदले ईएसयू। तो इस तरह यह वैल्यू हो गया किस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का यूनिट जान गए, डायमेंशन जान गए, वैल्यू जान गए। अब चलते हैं दूसरा वाला कौन सा है, तो इप्सिलॉन नॉट। अगर हम इप्सिलॉन नॉट के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर से वही चीज लिखते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब अगर हमको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का यूनिट और डायमेंशन निकालना होगा तो फिर इसका फॉर्मूला निकालेंगे। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ पर हम पहले से है फॉर्मूला वी नो, हम जानते हैं फॉर्मूला। इसका अगर आप निकालते हैं तो लिखेंगे पहले F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें से इप्सिलॉन नॉट को अगर इधर भेजते हैं तो इप्सिलॉन नॉट इक्वल्स हो जाएगा 1/4 पाई, ऊपर में Q1 Q2 है और F चला जाएगा नीचे, तो पहले से आर स्क्वायर है, F आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह इप्सिलॉन नॉट का क्या लिख दिए, तो फॉर्मूला लिख दिए। अब इस फॉर्मूला में जो है उसका यूनिट भरेंगे तो इप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकलेगा, डायमेंशन भरेंगे तो इप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकलेगा। इप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालते हैं, ऐसा यूनिट निकालना होगा तो पहले 1/4 पाई है। 1/4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, नंबर है, इसका यूनिट नहीं होता है। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है। चार्ज का यूनिट आप जानते हैं कूलम होता है, दूसरा चार्ज का भी कूलम होगा। नीचे में भी फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। इस तरह इप्सिलॉन नॉट का यूनिट बन जाएगा कूलम स्क्वायर, न्यूटन ऊपर जाएगा तो -1, मीटर ऊपर जाएगा तो -2, यानी इप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकला कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इसी का हम डायमेंशन निकालते हैं। अगर इसका डायमेंशन निकालना है तो फिर ऊपर में पहले डायमेंशन भर लेंगे Q1 का, यानी चार्ज का डायमेंशन क्या होता है तो 80, दूसरा चार्ज का भी हो जाएगा 80। नीचे में फिर है फोर्स का डायमेंशन होता है कितना, तो mLT-2 और r डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब आ जाइए ऊपर में a है, t है, m पहले लिखते हैं। डायमेंशन में पहले m लिखेंगे, तब l लिखेंगे, तब t लिखेंगे, उसके बाद a लिखेंगे। m अगर लिखते हैं तो नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1, l और l, 3l नीचे है, ऊपर जाएगा तो -3, t पहले से 2 ऊपर है, नीचे माइनस में 2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस पहले से है यानी 4 हो जाएगा और a का पावर दोनों ऊपर में है इसलिए 2 हो गया। तो इस तरह डायमेंशन निकल गया। अब अगर इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वैल्यू के लिए जरा याद कीजिए, आप पढ़ चुके हैं कि k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ऐसा पढ़ चुके हैं। अगर हम k का वैल्यू लिखना चाहे तो k का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। इधर में आ जाइए 1 इक्वल्स रहेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अगर इप्सिलॉन नॉट को इधर भेजेंगे तो इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इंटू में चला जाएगा 9 इंटू में 10⁹। इसको जब आप सोल्व करेंगे 4 रहेगा, पाई का वैल्यू भरेंगे 3.14 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻²। और यूनिट अभी निकाले हैं कितना आया है, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह इप्सिलॉन नॉट का यूनिट जान गया, डायमेंशन जान गया और उसका वैल्यू जान गया। अब इसी कूलम्स लॉ को थोड़ा सा और समझते हैं न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल में आप देखिए पहला क्वेश्चन हम आपको दे दिए हैं कि 2 चार्जेस ऑफ 6 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, देन फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। मतलब 2 चार्ज लिए हैं, पहला चार्ज का वैल्यू लिए हैं 6 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज का वैल्यू लिए हैं -5 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया 30 सेंटीमीटर। इनके बीच कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा सो आपको निकालना है। और कूलम्स लॉ में हम लोग यही ना करते हैं कि 2 चार्ज के बीच में कितना फोर्स होगा सो निकालते हैं। न्यूमेरिकल बनाना आप लोग को सिखा चुके हैं, न्यूमेरिकल में क्या क्या करना होता है फिर से याद कीजिए। न्यूमेरिकल में हम आप लोग को बोले थे कि सबसे पहले नंबर को खोजिए। पहला नंबर अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 माइक्रोकूलम है, दूसरा नंबर कितना है तो -5 माइक्रोकूलम है, तीसरा नंबर कितना है तो 30 सेंटीमीटर है। न्यूमेरिकल बनाते टाइम आप लोग को समझाते हैं कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना पड़ता है और इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब प्रश्न से, और प्रश्न में सबसे पहले नंबर सबको लिखते हैं। पहला नंबर कौन सा है तो 6 माइक्रोकूलम, दूसरा नंबर है -5 माइक्रोकूलम और तीसरा नंबर है 30 सेंटीमीटर। ये 3 नंबर आपको दिया हुआ है, तीनों नंबर को लिख दिए। अब इस तीनों नंबर को लिखने के बाद यह पता करते हैं कि यह जो नंबर दिया हुआ है वो किसका वैल्यू है। किसका वैल्यू के लिए यूनिट को देखते हैं, माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम किसका यूनिट होता है तो चार्ज का।
दूसरा में भी माइक्रो कूलम है मतलब दूसरा भी चार्ज है, और तीसरा में सेंटीमीटर है मतलब डिस्टेंस है। तो यूनिट से हम क्या है इसका पता लगा लेते हैं और उसका डिनोटर लिखते हैं। चार्ज को डिनोट करते हैं किससे, तो क्यू से। फिर ये भी चार्ज है, इसको भी डिनोट करेंगे क्यू से, और डिस्टेंस है, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं आर से। लेकिन दो चार्ज होगा तो पहला को 1 और दूसरा को 2 मान लेते हैं। इतना आपको दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले नंबर खोज लेते हैं। नंबर खोजने के बाद क्या निकालना है सो खोजते हैं। क्या निकालना है, तो बल निकालना है, यानी फोर्स हम लोग को निकालना है। और फोर्स निकालना है तो यहाँ पर देखिएगा तो एक चार्ज प्लस में है, दूसरा माइनस में है। इसका मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और वही अट्रैक्टिव फोर्स ही पूछा जा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स ही आपसे पूछा जा रहा है। तो फोर्स का सिर्फ वैल्यू निकालेंगे, यानी प्लस माइनस को यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। प्लस माइनस सिर्फ इतना बता रहा है कि एक चार्ज प्लस में है, दूसरा माइनस में है, इसका मतलब दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो फोर्स का वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, और वही फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें ये सब हो। और इस सब से रिलेटेड फॉर्मूला अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह फॉर्मूला लिख दिए। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले पीछे में न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप लोग को समझाए थे कि फिजिक्स का अगर न्यूमेरिकल बनाना है तो एसआई सिस्टम में बनाइए। तो वैल्यू जो भी दिया हुआ है उसको पहले चेक कर लेते हैं, अगर एसआई सिस्टम में होगा तो ठीक, नहीं होगा तो उसमें कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आ जाइए, माइक्रो लगा हुआ है, माइक्रो के बदले लिखते हैं 10 के पावर माइनस 6। यहाँ पर भी देखिएगा तो माइक्रो लगा हुआ है, यानी 10 के पावर माइनस 6, और यहाँ सेंटी लगा हुआ है, सेंटी का मतलब 10 के पावर माइनस 2। तो इस तरह जो भी वैल्यू था वह अदर सिस्टम में था, उसको हम कन्वर्ट कर लिए एसआई सिस्टम में। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। के का वैल्यू होता है 9 × 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 6 × 10 टू द पावर माइनस 6। Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10 टू द पावर माइनस 6। यहाँ पर माइनस को इसलिए हटा दिए क्योंकि हमको फोर्स का वैल्यू निकालना है। R का वैल्यू दिया हुआ है 30 × 10 टू द पावर माइनस 2, और R पर अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। नेक्स्ट इसी को आगे बढ़ाएंगे। ऊपर में है 9 × 6 × 5 × 10 टू द पावर हो जाएगा 6 माइनस 12 और 9, तो बचेगा -3। नीचे में चलते हैं, 30 का स्क्वायर कर लेंगे तो 900 इंटू में हो जाएगा 10 टू द पावर -4। अब अगर हम इस दो जीरो को हटाते हैं तो इसमें से -2 हो जाएगा, यानी 9 × 6 × 5 × 10 टू द पावर -3 बाई हो लिख सकते हैं इसको 9 × 10 टू द पावर -2। 9 से 9 अगर काट देते हैं तो 6 5 या 30 इंटू में बच जाएगा 10 टू द पावर -1। -1 से फिर जीरो को हटा सकते हैं, यानी बचेगा 3। इस तरह आंसर हम लोग का होगा फोर्स का वैल्यू कितना है तो 3, और फोर्स का यूनिट लास्ट में लिख देंगे। क्या यूनिट होता है तो न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two same charges kept at distance of 1 एंगस्ट्रॉम। हिंदी इसी का हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे दो समान आवेशों के बीच न्यूनतम बल ज्ञात करें। तो इस तरह दूसरा क्वेश्चन हम ले लिए। दूसरा क्वेश्चन में आप देखेंगे कि दो चार्ज लेना है, दोनों का वैल्यू सेम लेना है, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना लेना है तो 1 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम दोनों के बीच फोर्स निकालना चाहते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला तो यही अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो लिखा हुआ है मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूनतम बल निकालना है। अब अगर न्यूनतम फोर्स निकालना है, न्यूनतम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो F का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर F इक्वल्स होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें K का वैल्यू आप जानते हैं, R का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, Q1 Q2 का वैल्यू इसमें नहीं दिया हुआ है। अब जरा सोचिए, जब Q1 Q2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तब फोर्स कैसे निकालेंगे। लेकिन इसमें एक वर्ड दिया हुआ है कि फोर्स हमारा होना चाहिए मिनिमम। आप कूलम्स लॉ में पढ़े हैं कि फोर्स जो होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर चार्ज का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा, और चार्ज का वैल्यू मिनिमम होगा तो फोर्स भी मिनिमम होगा। तो इस तरह मिनिमम फोर्स के लिए चार्ज का वैल्यू भी क्या होना चाहिए तो मिनिमम होना चाहिए। और पीछे में आप पढ़ चुके हैं कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज को ही कहा जाता है फंडामेंटल चार्ज।
तो मिनिमम फोर्स निकालने के लिए यहाँ पर चार्ज का वैल्यू क्या लेके चलेंगे, तो मिनिमम चार्ज, और मिनिमम चार्ज कितना होता है, तो फंडामेंटल चार्ज के बराबर। यानी इसमें भी अगर आप सॉल्यूशन में लिखना चाहें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q1 और Q2 का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है Q1 और Q2 का वैल्यू सेम है, और कितना है, तो फंडामेंटल चार्ज के बराबर, मतलब E के बराबर, और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद आपको R का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम को मीटर में बदलते हैं तो 10⁻10 मीटर हो जाता है। तो इस तरह R का वैल्यू मीटर में कन्वर्ट करिए। अब इसमें भी क्या पूछा जा रहा है, तो फोर्स पूछा जा रहा है, यानी फोर्स निकालना है। फिर से सेम तरह का क्वेश्चन आपको दिखने लगा होगा, Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, और R का वैल्यू भी दिया हुआ है, निकालना क्या है, तो फोर्स निकालना है। बनाने का तरीका तो फिर वही होगा, फॉर्मूला लिखेंगे K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻19, Q2 का भी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19, और R का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻10। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। ऊपर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू में बचेगा 10⁻19, 19 माइनस 38, 38 में से 9 घटेगा तो बचेगा -29, 38 में से 9 घटा दिए 29। नीचे में आएगा 10 का पावर -10 का स्क्वायर करेंगे तो -20 हो जाएगा। अब ऊपर में आपको 1.6, 1.6 और 9 इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.56, और 2.56 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 23.04, गुना में बचेगा 10 का पावर -29 में से 20 को हटा दीजिए तो -9। अब इसमें दशमलव को अगर एक अंक पीछे ले आते हैं तो हो जाएगा 2.304 इंटू 10⁻8। फोर्स का वैल्यू है इसलिए मात्रक भरेंगे फोर्स का। फोर्स का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। तो इस कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और अभी क्वेश्चन जो हम आप लोग को बताएंगे ज्यादातर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का ही देते हैं ताकि आंसर मिलाने में आपको सुविधा हो। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो HW में लिख लीजिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का। एक्सरसाइज 1.1 में आप देखेंगे कि दो चार्ज दिया हुआ है। पहला चार्ज का वैल्यू दिया हुआ होगा 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम। दूसरा चार्ज का वैल्यू दिया होगा 3 इंटू 10⁻7 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ होगा 30 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा सो निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बना चुके हैं, बना दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा एनसीईआरटी से ही, और एनसीईआरटी से कूलम्ब्स लॉ से दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा 12 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो दिया हुआ है दो स्फीयर है ए और बी, दोनों का चार्ज सेम है 6.5 इंटू 10⁻7 कूलम, दूसरा का भी उतना ही है। दोनों के बीच का डिस्टेंस आप देखिएगा दिया हुआ होगा 50 सेंटीमीटर। और उसी तरह जैसे पहला क्वेश्चन में फोर्स निकालना, उसी तरह इस क्वेश्चन में भी आपको फोर्स ही निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर सेट करके फोर्स निकाल लीजिएगा। लेकिन यह जो क्वेश्चन हम बताएं, यह क्वेश्चन आपको ए में मिलेगा, और फिर बी में जो है, बी में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। बी में क्या चेंजिंग किया गया है, तो चार्ज को डबल कर देना है, यानी 6.5 इंटू 10⁻7 कूलम जो दोनों स्फीयर का चार्ज था उसको डबल कर देना है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था 50 सेंटीमीटर उसको आधा कर देना है, और उसके बाद फोर्स निकालना है। तो ए में भी फोर्स निकालना है और बी में भी आपको फोर्स निकालना है। फर्क यही है कि चार्ज का वैल्यू चेंज कर दिया गया है, डिस्टेंस को चेंज कर दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा एनसीईआरटी से ही एक्सरसाइज 1.13, यानी 13 नंबर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है वह भी कूलम्ब्स लॉ से ही रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में देखिएगा तो 12 नंबर से रिलेटेड है। 12 नंबर में आपको दो स्फीयर लेना था ए और बी। ए का चार्ज था 6.5 इंटू 10⁻7 कूलम, बी का भी चार्ज उतना ही था। 13 नंबर में क्या किया गया है, तो एक और सेम साइज का स्फीयर लिया गया है सी। पहले से ए और बी था, तीसरा स्फीयर लिया गया है सी, लेकिन सी अनचार्ज होगा, सी पर कोई चार्ज नहीं होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो सी को पहले ए के कांटेक्ट में लाया जाता है, और ए से हटा के फिर सी को बी के कांटेक्ट में लाया जाता है। आप पीछे में इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि ए और बी दो स्फीयर है, जब सी को ए में सटाया जाएगा तो दोनों मिला के जितना चार्ज होगा उसका आधा हो जाएगा। फिर जब इसी सी को बी में सटाया जाएगा तो फिर दोनों का मिला के जितना होगा उसका आधा हो जाएगा। तो इस तरह शुरुआती में चार्ज जो दिया हुआ है वो आपको 12 नंबर से लेना है, और बाद में ए और बी पर कितना चार्ज हो जाएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद डिस्टेंस भी जो 12 नंबर में ए में दिया हुआ वही लेके आपको फोर्स निकालना है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में भी फोर्स ही निकालना है।
एक और क्वेश्चन आपका बना लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आपको बनाना है, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल ले लीजिएगा 1.5। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल 1.5 है उसमें देखिएगा कि इसमें भी दो स्फीयर है, ए और बी। ए और बी दो स्फीयर होगा और दोनों को पहले रखा गया है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। जो 5वां क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, उसको तो सॉल्यूशन भी उसमें किया हुआ है। उसमें क्या कहना है तो फिर से समझ लीजिए, दो स्फीयर ए और बी होगा, दोनों को प्रारंभ में रखना है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और दोनों के बीच फोर्स कितना होगा सो आप निकाल लीजिएगा। फिर कहा जा रहा है कि ए में एक अनचार्ज स्फीयर सी को सटाया जाता है और बी में एक अनचार्ज स्फीयर डी को सटाया जाता है। उसके बाद फिर सी और डी को हटा देने के बाद बचा ए बी। ए बी को अब रखा जाता है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। इसका मतलब हो गया कि ए बी को जब ए और बी को जब सी और डी के साथ सटाया जाएगा तो दोनों का चार्ज तो आधा आधा हो जाएगा, चूंकि सी और डी अनचार्ज था। उसके बाद पहले 10 सेंटीमीटर पर था, अब रखा गया 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तब आपसे पूछ रहा है कि फोर्स जो नया वाला फोर्स होगा वो शुरू वाला फोर्स का क्या गुना हो जाएगा। तो इसमें भी आपको फोर्स ही निकालना है, लेकिन इनिशियल फोर्स आपको निकालिएगा पहले, उसके बाद फिर फाइनल फोर्स निकालना है। तो 4 क्वेश्चन आपको बनाना है एनसीईआरटी का, और इसका आंसर आप लोगों को कहां से मिलाना है तो आंसर आप लोगों को मिलाना है एनसीईआरटी के बुक से। तो यह क्वेश्चन आप लोग का घर पर बना लेना है। चारों क्वेश्चन को निश्चित बना लेंगे और निश्चित बनाने के बाद अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। अगला वीडियो फिर कूलम्ब्स लॉ का ही आएगा, जिसमें आप लोग को बताए थे कि यह फॉर्मूला लगाते हैं कब, जब दो चार्ज के बीच में वैक्यूम हो और एयर हो तब। अब दो चार्ज के बीच में अगर मीडियम होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए फिर अगला वीडियो आएगा कूलम्ब्स लॉ से। तो इसी के साथ हम लोग का यह कूलम्ब्स लॉ का पार्ट 1 कंप्लीट होता है।